1847 में आयरलैंड लाशों से भरा एक मुल्क था। हर तरफ गरीबी, भूख और मौत के साए मंडला रहे थे। आयरिश पोटैटो फैमिन, जिसे द ग्रेट हंगर भी कहा जाता है, सिर्फ 7 सालों में 10 लाख आयरिश की जान ले चुका था। पूरे मुल्क की 11% पॉपुलेशन इस फैमिन की वजह से मारी जा चुकी थी। ये इतना बड़ा डिजास्टर था कि आज तक आयरलैंड की पॉपुलेशन 1840 के मुकाबले कभी रिकवर नहीं कर सकी। लेकिन आज अगर आप हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा की लिस्ट देखें तो आयरलैंड आपको तीसरे नंबर पर नजर आएगा। जीरो क्राइम रेट, टॉप क्वालिटी एजुकेशन और हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आयरलैंड को रहने के लिए एक आइडियल कंट्री बनाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि भूख और मौत के साए से निकलकर आयरलैंड आज कैसे यहाँ तक पहुंचा। शुरुआत होती है 19th सेंचुरी से, जब आयरलैंड ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में था। आयरलैंड के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता था। यहाँ की 90% इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी और 80% लैंड पर एक ही चीज उगाई जाती थी, पोटैटो यानी आलू। 17th सेंचुरी में आयरलैंड पोटैटो कल्टीवेट करने वाला यूरोप का पहला रीजन था और यही वो चीज थी जिसकी वजह से आयरलैंड की पॉपुलेशन पूरे यूरोप में सबसे तेजी से बढ़ रही थी। 1700 में आयरलैंड की टोटल पॉपुलेशन 3 मिलियन थी। फेमिन आने से पहले यानी 1840 में ये 8 मिलियन तक जा पहुंची। सिर्फ 150 सालों में करीब 266% का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और इसके पीछे एक ही वजह थी, पोटैटो। आलू की 1 एकड़ की फसल और गाय का दूध एक पूरी आयरिश फैमिली को पालने के लिए काफी था। और क्योंकि ये आसानी से कहीं भी उगाए जा सकते थे तो ये कुछ ही अरसे में आयरलैंड में रहने वाली हर फैमिली का मेन सोर्स ऑफ फूड बन चुका था। और यही चीज आगे चल के आयरलैंड के लिए एक बड़ा खतरा बन के मंडलाने लगा। पूरे मुल्क की आबादी सिर्फ आलू पर डिपेंड कर रही थी और जब 1845 में कहत पड़ा तो ये फसलें तबाह होने लगी। फूड शॉर्टेज हुई और बहुत से लोग मारे गए। 1840 में आयरलैंड की पॉपुलेशन थी 8 मिलियन। 1845 में फेमिन आया जिसकी वजह से पोटैटो की करीब 40% फसलें तबाह हो गई और 1 साल बाद 1846 में यहाँ फसलों का नामो निशान तक न रहा। इमेजिन करें आपके पास खाने की एक ही चीज हो और किसी तरह उसकी भी प्रोडक्शन बंद हो जाए तो क्या होगा। ऐसा ही कुछ देखने को मिला आयरलैंड में। आलू की प्रोडक्शन खत्म होने के बाद पूरे मुल्क में भूखमरी फैल गई। इस टाइम ड्यूरेशन में ब्रिटिश एम्पायर ने आयरलैंड की किसी किस्म की कोई मदद नहीं की और अगले 10 सालों में 1845 से 1855 के बीच आयरलैंड की पॉपुलेशन में करीब 30 लाख लोग कम हुए। इन 30 लाख में से 10 लाख लोग भूख से मारे गए जबकि बाकी के 20 लाख आयरलैंड छोड़ के यूएस माइग्रेट कर गए। इतनी बड़ी इमिग्रेशन यूएस की हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं देखने को मिली और यही वजह थी कि 1860 में यूएस के अंदर 81% इमिग्रेंट्स आयरिश थे। दोस्तों, यह फेमिन 7 सालों बाद खत्म तो हो गया लेकिन आयरलैंड के हालात बद से बदतर होते गए। 1922 में आयरलैंड ब्रिटिश एम्पायर से आजाद हुआ लेकिन 10 साल बाद ये एक और मसले में जा फंसा जब 1932 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन देखने को मिला। आयरलैंड पहले ही दुनिया से कट ऑफ था और ब्रिटेन से इसके रिलेशन वैसे ही सही नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी को बदतरीन क्राइसिस का सामना करना पड़ा। इस ग्रेट डिप्रेशन से सब मुल्कों की इकोनॉमीज अफेक्ट हुई सिवाय एक कंट्री के, और वो थी सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन नेशनलाइजेशन और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की वजह से इंटरनेशनल बैंकिंग से कट ऑफ था और इसीलिए इन क्राइसिस में इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आयरलैंड के लीडर्स ने सोवियत यूनियन की एग्जाम्पल को अपने मुल्क में इंप्लीमेंट करना शुरू किया। बड़ी बड़ी कंपनीज को नेशनलाइज किया गया और इंपोर्ट्स बंद की गई ताकि लोकल इंडस्ट्री को बचाया जा सके। लेकिन इस सब का आयरलैंड की इकोनॉमी पर और भी बुरा इफेक्ट देखने को मिला। आयरलैंड के पास अपने कोई नेचुरल रिसोर्सेज तो थे नहीं और ना ही बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रीज थी। इसीलिए इंपोर्ट्स बंद करने की वजह से रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होने लगी और अगले 10 सालों में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि 5 लाख और आयरिश यूएस माइग्रेट करने पर मजबूर हो गए। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जहाँ बाकी यूरोपियन कंट्रीज तरक्की कर रही थी वहीं आयरलैंड के हालात और खराब होते जा रहे थे। लेकिन ये सब अब बदलने वाला था। 1960 में आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर शॉन लेमास ने मशहूर आयरिश इकोनॉमिस्ट टी.के. विटेकर के साथ मिलकर फैसला किया कि अब फाइनली इकोनॉमिक पॉलिसीज को बदलना होगा। दोनों ने मिलकर एक डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जो आयरलैंड के दिन बदलने वाला था। नेशनलाइज की गई कंपनीज को फिर से प्राइवेट कर दिया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए बाहर की कंपनी से टैक्स रिक्वायरमेंट्स हटा दी गई। इंपोर्ट्स रीओपन की गई और सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये था कि एक फ्री जोन बनाया गया जहां पर मौजूद किसी भी कंपनी से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। आयरलैंड ने बिजनेसमैन से पैसे इकट्ठे करके इस फ्री जोन में एक एयरपोर्ट बनाया ताकि इस इंडस्ट्रियल एरिया को बाकी मुल्कों से कनेक्ट किया जा सके। इस जोन को शैनॉन फ्री जोन कहा जाता है और इसे दुनिया का पहला मॉडर्न फ्री ट्रेड जोन भी माना जाता है। अगले 6 सालों में इन पॉलिसीज का आयरलैंड की इकोनॉमी पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। जहां बाकी यूरोपियन कंट्रीज में बिजनेसमैन बढ़ते हुए टैक्सेस से परेशान थे, वहीं आयरलैंड जीरो टैक्स पॉलिसी की वजह से इन्हें एक बेटर अपॉर्चुनिटी लगने लगा। इंटेल और डी बेयर्स जैसी बड़ी कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शिफ्ट करना शुरू कर दी। इस इकोनॉमिक सक्सेस के बाद आयरलैंड ने एम किया कि नेक्स्ट टारगेट है यूरोपियन इकोनॉमिक अलायंस में शामिल होना।
इसी बीच 1967 में आयरलैंड ने पूरे मुल्क में फ्री एजुकेशन स्कीम इंट्रोड्यूस की। अंडर ग्रेजुएट्स तक हर स्टूडेंट के लिए एजुकेशन फ्री थी। इवन के सेकेंडरी स्कूल्स की बुक्स तक के एक्सपेंसेस गवर्नमेंट खुद पे करती थी। आहिस्ता आहिस्ता आयरलैंड के हालात बदलना शुरू हो रहे थे, लेकिन आयरलैंड को एक बार फिर से एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। 1970s में अरब इसराइल वॉर के बाद लगने वाली ऑयल सैंक्शंस की वजह से सब वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमीज बुरी तरह से हिल गई। बैंक्स डिफॉल्ट कर गए, इंडस्ट्रीज बंद होने लगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगी। लेकिन अब की बार आयरलैंड इन क्राइसिस से लड़ने के लिए तैयार था। आयरलैंड ने खुद को बाकी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले फेवरेबल बनाने के लिए कुछ नए लॉज पास किए। इनकम टैक्स 20% से कम करके 10% कर दिया। एम्प्लॉयज को हायर और फायर करना भी आसान किया। जहां बाकी मुल्कों में कंपनीज को किसी भी एम्प्लॉय को निकालने के लिए एडवांस सैलरी और नोटिस पीरियड जैसी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती थी, वहीं आयरलैंड ने ऐसी सब रिक्वायरमेंट्स को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आयरलैंड एक बिजनेस फ्रेंडली कंट्री की शक्ल में सामने आने लगा। बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑफिसेज यहां बनाने लगी और इन कंपनीज का काउंट इतना ज्यादा था कि 1990 से 2000 के बीच आयरलैंड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2.2% से बढ़कर 49% तक जा पहुंची। कंपनीज के आने से जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ने लगी, टैक्सेस कम थे, सैलरीज ज्यादा थी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती गई, डिमांड ज्यादा होने लगी और नई कंपनी सेटअप होती गई। एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट लूप बन गया। यहाँ 2007 तक आयरलैंड यूरोप का तीसरा अमीर मुल्क बन चुका था। इसकी पर कैपिटा इनकम ब्रिटेन से 40% ज्यादा थी। वही ब्रिटेन जिसने 150 साल तक आयरलैंड पर रूल किया, लेकिन अब इससे कहीं ज्यादा तेजी से आयरलैंड की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। और सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि यूएस, जहां सब आयरिश माइग्रेट कर रहे थे। साल 2015 में यहाँ की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एप्पल ने करीब $300 बिलियन के एसेट्स यूएस से आयरलैंड शिफ्ट किए ताकि टैक्सेस से बचा जा सके। दोस्तों, एक्चुअल में ये है वो स्ट्रगल जिससे आयरलैंड ने ये ट्रांसफॉर्मेशन देखी। इसी तरह 1947 में ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान भी अगर अपने रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल करते तो ये भी आज आयरलैंड जैसे डेवलप्ड मुल्क की तरह सामने आते। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।